बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजीम चेंज साजिश के कुछ और किरदारों को आज बेनकाब करने लगा हूँ। ये मेरी अहम तरीन वीडियो है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पूरी देखनी है। अगर देखनी है तो पूरी देखनी, तो अभी एग्जिट कर लें। सबसे पहले ये 4 शहजादों को देख लें। इनमें सबका किरदार नहीं है, लेकिन ये 4 शहजादे हैं जिनको आपने देखना है। इनके बारे में आपको आगे चल के बताता हूँ। ये आपको समझाने के लिए कि खेल क्या हो रहा है, मुझे पीछे लेके जाना पड़ेगा। आप फैसल शेर जान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। एम्बेसडर अरशद समी खान, जो किसी जमाने में 3 सदूर के साथ एडी के तौर पे काम कर चुके थे, उन्होंने एक बुक लिखी और उसमें एयर मार्शल अब्दुल रहीम की कुछ यादाश्तें भी इसमें डाली हैं। आपको बताता हूँ कि कैसे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। 100% कुछ लोगों की इक्तदार की ख्वाहिश, बादशाहत की ख्वाहिश पाकिस्तान को कहाँ लेके गई है। और फिर आपको ये भी बताता हूँ सियासतदानों, शहजादों और अमेरिका के मफादात की कन्वर्जेंस कहाँ हुई है, ये इकट्ठे कैसे हुए हैं साहब के मफादात, आपको सब बताता हूँ। नाज़रीन, कतर की जंग से पहले याया खान ने एक वक्त चीन भेजा कि आप हमारी मदद करें। उसको जुल्फिकार अली भुट्टो लीड कर रहे थे, लेकिन उसमें जनरल गुल हसन और एयर मार्शल अब्दुल रहीम शामिल थे। वहां पे चाइनीज ने हमें बताया कि आप थोड़ा हौसला करें, अभी सर्दियां हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, इस जंग को आप गर्मियों तक टालें, अभी सियासी हल निकालें, फिर हम आपकी मदद कर सकते। वहां पे जनरल गुल हसन ने एयर मार्शल अब्दुल रहीम को कन्विंस किया पेट्रियोटिज्म का नारा लगा के कि देखो यार, मुल्क को बचाना है, मशरकी पाकिस्तान तो गया हाथ से, जो बचा खुचा पाकिस्तान है, हमने इसको बचाना है। तो हम इसके लिए हम जाके वापस ये बताते हैं टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, जो मुल्क की लीडरशिप है, सबको ये बताते हैं कि चीन ने हमारी पूरी तरह से मदद करने का ऐलान कर दिया है, वो अग्रीड है। ये जाके उन्होंने पाकिस्तान बता दिया। ये रजीम चेंज ऑपरेशन की शुरुआत। इसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक्स में नहीं जाके बताऊंगा, समराइज करूंगा। जनरल गुल हसन ने गेम डालना शुरू की, जिसमें उनकी गेम का हिस्सा था कि जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है या मुल्क की क्यादत है, अवाम का एतमाद इससे उठ चुका है। अवाम आपको गालियां दे रहे हैं, अवाम सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान का डिबाकल, मैं पहले और बाद का सब मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। एंड रिजल्ट, मशरकी पाकिस्तान के डिबाकल के बाद आप लोगों के पास कोई वजह नहीं रहेगी कि आप यहाँ पे रहें। लोगों को मजीद कन्विंस करने के लिए, डराने के लिए जनरल गुल हसन ने सोचा छोड़ा कि कर्नल अफरीदी और ब्रिगेडियर FB अली, जो आर्टिलरी की कमान कर रहे थे गुजरावाला में, उन्होंने इस्लामाबाद का रुख कर लिया है, बगावत कर दी है, और वो आप लोगों को घसीट के निकालेंगे और छोड़ेंगे नहीं। बगावत हो गई। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप लोग साइड पे हटें और नए लोग आगे आए। गुल हसन और भुट्टो का आपस में गठजोड़ है। इसके बारे में ये किताब तो खामोश है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो की वो फेमस यूनाइटेड नेशन की तकरीर, जिसमें वो पोलैंड ने जो एक हल पेश किया था, वो अलामती तौर पे कोई कागज फाड़ते हैं, मुंह पे मारते हैं, लेकिन उसके बाद भुट्टो कभी हेनरी किसिंजर से मिल रहे हैं, कभी किस मुल्क जा रहे हैं, कभी किस मुल्क जा रहे हैं, और एंड जाके उनका शाह ईरान के पास होता है। ऐसे में यहाँ पे जनरल गुल हसन कन्विंस करते हैं सारी क्यादत को, बगावत का ये सारा कुछ करके डरा के। याया खान कन्विंस हो जाता है कि बस मेरा तो काम हो गया है, मुझे तो जाना है। जनरल हमीद, जो उस टाइम चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्हें कहा जाता है जी क्या आप जाके कन्विंस कर लें लोगों को, जैसे आजकल कोर कमांडर हैं, ऐसे सारे अफसर को आपको कन्विंस कर लें। वहां पे सारे उनको खड़ी खड़ी सुनाते हैं। ये भी गुल हसन ने मैनेज किया हुआ था। बाद में गुल हसन सेवियर बन के आता है और सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये साजिश बहुत पहले से गुल हसन साहब ने रचाई हुई थी। अब गुल हसन ने क्या पेश किया इसका हल कि टॉप के लोग जो जिम्मेदार हैं इस डिबाकल के, वो परे हट जाएं पर्दे से। नंबर 1 मिलिट्री पे नए लोग आए, और नंबर 2 सिविल क्यादत सामने आए। और सिविल क्यादत में उन्होंने किसका नाम तजवीज किया? जुल्फिकार अली भुट्टो का। जुल्फिकार अली भुट्टो सामने आ गए। उनको ईरान से, जो वो आखिरी जगह उनकी सफर की थी, वहां से बुलाया गया और उनको सदारत की कुर्सी पर बिठा दिया गया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। किस तरह ये 71 से और आपसे कनेक्ट होती है? आप PDM की मूवमेंट को गौर से देखें, आप नवाज शरीफ की तकारीर को गौर से देखें। यहाँ पे मुबैना तौर पे शहजादों ने एक बयानिया बनाया और बादशाह सलामत के सामने पेश किया। और मैं आपको कहा करता था कि नवाज शरीफ ने जो कुछ बोला है, ये मिली भगत से बोला है। ये बात तो अभी खुल के सामने आएगी कि बादशाह सलामत की भी मर्जी थी या नहीं थी। इसमें अब मैं थोड़ा हो गया हूँ, डाउटफुल हो गया हूँ कि 100% मर्जी थी या क्या था, लेकिन ये 100% है कि शहजादों की इसमें मर्जी थी। और कौन कौन से थे वो भी आपको बताऊंगा। अभी शहजादे जो इक़्तिदार चाहते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से ये काम करवाया, गालियां दिलवाई फौज को, इदारों को गालियां दिलवाई, मरियम को कहा कि आप भी गालियां दो, नारे लगवाए गए, इवन शहबाज शरीफ की पेशी पे नारे लगवाए गए। और यहाँ पे वही काम किया जो गुल हसन ने याया खान और जनरल हमीद के सामने किया था कि लोग आपको गालियां दे रहे हैं, इदारा बदनाम हो रहा है, हल एक ही है कि आप लोग साइड पे हट जाएं और सिविल क्यादत यानी जुल्फिकार अली भुट्टो सामने आके सब संभाल लेगा। यहाँ पे ये मशवरा दिया गया कि बादशाह सलामत, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, सियासी पार्टियां आपको गालियां दे रही हैं, मुल्क के सारे बड़े मीडिया हाउस, सारे जर्नलिस्ट आपके खिलाफ हैं। ये सब इन्हीं के पेरोल पे थे शहजादों के, याद रखिएगा। जितने मीडिया हाउसेज उस टाइम एंटी बने हुए थे ना, और अब सारे प्रो हो गए हैं, ये सब शहजादों के लिए काम कर रहे थे, ये याद रखिएगा। वो सारे सहाफी जो पहले एंटी बने हुए थे और अब सब प्रो हो गए हैं, ये सब शहजादों के लिए काम कर रहे थे, ये याद रखिएगा। बादशाह सलामत को ये कहा गया कि देख लें, सारा मीडिया आपके खिलाफ है, सारे बड़े बड़े सहाफी आपके खिलाफ है, सारी सियासी जमातें आपके खिलाफ हैं, और एक तरफ इमरान खान है जिसकी पॉपुलैरिटी 7% रह गई है। ये 2+2 सिचुएशन है, इसको साइड पे करें और मुल्क को इस टाइम सिविल क्यादत संभाल सकती है। तो शहबाज शरीफ को सामने लाते हैं, बाकी सारी पार्टियों को साथ में लाते हैं, बीच में सबका जब पलड़े पे वजन पड़ेगा, इमरान खान गायब हो जाएगा, मंजर से गायब हो जाएगा। उसकी कोई ऐसी मरूसियत तो है नहीं, ना उसकी औलाद है जो बाद में खड़ी हो जाएगी। तो ये बातें करके बादशाह सलामत पे प्रेशर डाला गया, बिल्कुल उसी तरह
जैसे जनरल हमीद ने जब मीटिंग बुलाई थी 1971 में तो सब बोल पड़े थे, और फिर जब जनरल गुल हसन पहुंचे तो सब कंट्रोल में थे। यही गेम डाली गई यहाँ पे भी, बड़ी मीटिंग्स जो होती हैं इनकी काबीना की, वहां पे बड़े साहब के ऊपर बड़ा दबाव डाला गया, ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई। और बड़े साहबदार उनके पास क्या था, सब उनके खिलाफ हुए थे। शहजादे खासतौर पर जो ताकतवर हैं, जिन्होंने नेक्स्ट इन लाइन है, जिन्होंने आगे आना है, वो उनके खिलाफ थे। तो इसके बाद ऑप्शन नहीं रह जाते। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आपको पता है कि जंगल का बादशाह शेर होता है। मैंने काफी टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मपोगोज। 6 भाई होते हैं, उसमें एक भाई सबसे ताकतवर होता है, मखूलू नाम होता है उसका। जो डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने बनाई उन्होंने सबको नाम दिया। तो जो सबसे छोटा होता है उसका नाम होता है मिस्टर टी। मिस्टर टी ये चाहता है कि वो बादशाह बने, लेकिन मखूलू ताकतवर होता है और वो उसको जेर कर लेता है। तो 6 भाइयों के ऊपर बादशाह वो करता है और सारी जो शेरनियां हैं उनकी उसकी मिल्कियत होती हैं। ऐसा होता है कि मिस्टर टी अपने एक भाई को लेकर नाराज होकर जंगल के दूसरे हिस्से में चला जाता है। 1-2 साल ऐसे गुजरते हैं तो मिस्टर टी ज्यादा ताकतवर होकर वापस आता है और बड़े भाई की औलाद जो नए कब्ज हुए होते हैं उनको मारता है, उसकी सारी शेरनियां हथिया लेता है। और बड़ा भाई क्योंकि थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका होता है, क्योंकि बादशाह वही होता है, वो आगे से चूं भी नहीं करता और मिस्टर टी आके पूरे उसके कबीले पे कब्जा कर लेता है। यहां भी कहानी कुछ इसी तरह है। कबीले से निकलने वाली बात को छोड़ दें तो शहजादे का जब टाइम आ जाता है तो वो बादशाह से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसको समझे कम के को ज्यादा समझे। मैं आपको दिखाता हूं नाज़रीन, ये है शहजादे। इसमें जनरल फैज हमीद के हवाले से एक कहानी घड़ी गई जिसका मैं अभी आपको सबूत के साथ झूठा साबित करूंगा कि जी इमरान खान अप्रैल में जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जनरल फैज हमीद से पहले जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं वो है जनरल मोअज़्ज़म इजाज, फिर है मोहम्मद अब्दुल अजीज, फिर है सैयद आसिम मुनीर शाह जो पहले ISI चीफ भी रह चुके हैं और अब ये क्वार्टर मास्टर हैं GHQ में। उसके बाद है नदीम जकी मंज, उसके बाद है शहीन मजहर महमूद, इसके बाद है सैयद मोहम्मद अदनान, मोहम्मद वसीम अशरफ, और इसके बाद आते हैं ये शहजादे साहिर शमशाद मिर्जा, अजहर अब्बास, नुमान महमूद और फैज हमीद 11वें नंबर पे। गौर करें जरा, जनरल फैज हमीद 11वें नंबर पे सीनियर मोस्ट है। क्या कभी 11वें नंबर वाले बंदे को भी बनाया जा सकता है इस सूरत हाल में? और बाकी चुप बैठते, इमरान खान का दिमाग खराब है। ये मुमकिन ही नहीं था। 4 मोस्ट सीनियर, चलो 6, चलो 7, 8 कर लो, 11वें नंबर पे बनाया जा सकता है आज के दौर में? ये झूठ था और सिर्फ फ्रॉड खेला गया था बाकी शहजादों की तरफ से। अब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां है? ये 4 शहजादे हैं और ये कंपीट कर रहे हैं 2 पोजीशंस के लिए, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ। जनरल फैज हमीद के साथ बाकी शहजादों ने क्या किया वो आप अच्छी तरह जानते हैं। कैसे नारे लगवाए गए, कैसे बदनाम किया गया और उनको मुतनाज़ बना दिया गया। पीछे रह गए 3, जनरल नुमान, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल अजहर अब्बास। अब ये 3 शहजादे हैं, इनमें से किसका क्या किरदार है इसको हम पर्टिकुलर नहीं बताते, आपसे इतना इस तरह बात नहीं करते। सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके अमेरिका, सियासतदान और इन लोगों के मफादात आपस में कन्वर्ज हुए, एक जैसे हो गए। अमेरिका इमरान खान को हटाना चाहता था और कंप्रोमाइज लोगों को लाना चाहता था। कंप्रोमाइज जो लोग थे वो इस शर्त पे आना चाहते थे कि हमें करप्शन के केसेस से निजात मिलेगी, और यहाँ पे शहजादे ये चाहते थे कि हमें बादशाह हाथ मिलेगी। और बादशाह सलामत जो है वो चाहते हैं कि उनको कायम दायम रखा जाए। तो हर तरफ इस टाइम ये जंग चल रही है। ये नहीं है कि किसी एक कॉन्स्पिरेसी की वजह से दूसरी की गुंजाइश नहीं है, ये सब की मफादात आपस में जुड़ गए थे। ये कॉन्स्पिरेसी इसलिए कामयाब हुई। तब एक साजिश खेली गई थी, भुट्टो को लाया गया था, अब एक साजिश खेली गई और शहबाज को लाया गया। जिस चीज का इन्हें अंदाजा नहीं था वो ये था कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे, और ये मजालिम इसलिए ढाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर। जुल्म की वजह सिर्फ एक है कि ये तैयार नहीं थे कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो जाएगी। इन्होंने तो यही सोचा हुआ था कि इमरान खान को हटाएंगे, सारी सियासी जमातें हमारे साथ, सारे मीडिया हाउसेज हमारे साथ। इन्होंने देख लें किस किस मीडिया हाउस को अपने साथ मिला लिया। हामिद मीर जैसा बंदा चीन तक नहीं कर रहा है एनीमोर इनके खिलाफ, जिनके खिलाफ रोज बोलता था, सबको इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। नजम सेठी साहब ने तो जूते नीचे से चमकाना शुरू किए हैं। ये सूरत हाल है। तो बड़ा अच्छा सौदा था, सौदा परफेक्ट था। यानी पीटीएम जैसी जमात भी खामोश हो गई और इनके साथ खड़ी हो गई आगे। इन जहां ये कहते हैं वोट डाल देते हैं तो सब पूरे मुल्क में सुख, सब इनके साथ। इन्हें क्या पता था कि अकेला इमरान खान इन सबसे बड़ी बला बन जाएगा इनके लिए, ये इन्होंने सोचा नहीं था। तो इस वजह से ये सारे मजालिम ढाए जा रहे हैं, साफियों के साथ जुल्म किया जा रहा है, सियासी जमात को दबाया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं पे आके जुड़ती है कि जो उस टाइम गुल हसन ने किरदार अदा किया था, फिर आके टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठ गया था, वही किरदार अभी भी कुछ लोग अदा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा एंड में, मैं सख्त बातें करता हूँ कि बादशाह सलामत अपनी इज्जत बचा सकते, और उसका एक ही तरीका है कि जो किरदार आपको ब्लैकमेल अगर कर रहे हैं तो आपके पास अथॉरिटी है। यकीन माने कि इस टाइम अगर आप डिलीट का बटन दबाते हैं और ये रजीम चेंज साजिश नाकाम बनाते हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े हीरो के तौर पे आपको याद रखा जाएगा। ये मेरा आपको मशवरा है। जिम्मेदारी आप पर आएगी, कर जो मर्जी रहा है, ये याद रखिएगा। आज भी पूरी कतर की जिम्मेदारी लोग याया खान करते हैं। सोच लें अकेले वो नहीं थे, सब कुछ हो रहा था जब। तो उनके किरदार में कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, वो बुजदिल भी हो सकते हैं, उनके नर्व्स इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते, लेकिन किरदार तो एक नहीं था। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे किरदार थे, लेकिन नाम लोग याया खान ही लेते हैं। ये सोच लें आपने क्या बनना है हिस्ट्री में, ये फैसला आपने खुद करना है। जितनी जल्दी कर लें उतना बेहतर है। आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।
اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کو سننے کا بہت بہت